उसमें से एक नाम एक ऐसे व्यक्ति का आया जिसको प्राय लोग आर्य समाज से प्रभावित नहीं मानते। उसका नाम है वीर सावरकर। मैं कई बार ये दृष्टांत सुनाया करता हूँ और वो इसलिए सुनाता हूँ कि लोगों को मालूम पड़े कि वीर सावरकर भी किस प्रकार से महर्षि दयानंद की प्रेरणा से इस देश और समाज के अंदर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवाने में सफल हुआ। वीर सावरकर जिस समय जेल के अंदर अपनी यातनाएं सहन कर रहा था, उस समय का वो वर्णन करते हैं अपनी एक आत्मकथा में, जो मराठी भाषा में छपी, जिसका नाम माझी नाम ठेप है। और उसके अंदर एक अध्याय वो लिखते हैं कि गर्मी का मौसम था, ऊपर से सूर्य आग बरसा रहा था, धरती में अंगारे उगल रही थी, समुद्र के बीच में सेलुलर जेल जो थी वो सारी की सारी ह्यूमिडिटी इतनी जबरदस्त थी कि थोड़ा सा भी अगर कुछ पुरुषार्थ करते तो दम फूलने लगता था, गला सूख जाता था, होंठ सूख जाते थे। वो लिखते हैं कि इस प्रकार के वातावरण में मुझे जो सजा दी गई थी, वो सुबह 30 किलो सरसों मेरे पास रख दी जाती और उस सरसों का तेल मुझे निकालना होता था। एक कोलू बना था जिसका जो रस्सा था मेरे दोनों कंधों में डाल दिया जाता और मैं कोलू खींच कर वो तेल का जो सरसों थी उसका तेल निकालता। गर्मी के उस उमस भरे वातावरण में वो लिखता है, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक बड़ी प्यास लगी, गला सूख गया, होंठ सूख गए और वो जो कोलू था वो मैं खींच नहीं पा रहा था। तो मैंने एक क्षण के लिए रुक करके जो सिपाही मेरे ऊपर लगा रखा था ड्यूटी वाला, उसको कहा, भाई मुझे पानी की जरूरत है, थोड़ा पानी पिलाओ, क्योंकि मैं कोलू नहीं खींच पा रहा हूँ, मेरा दम जो है वो फूल रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी है, दम फूल रहा है। उस समय उस सिपाही ने कहा, सावरकर तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुमने तो जेल का मैनुअल भी पढ़ा हुआ है, तुम जानते नहीं कि जो सजायाफ्ता व्यक्ति है उसको कोई भी उसकी मांग पूरी नहीं की जाती, वो कोई भी मांग नहीं रख सकता, जो तुम्हारे ऊपर सजा है उसी को तुम भोगने के लिए पाबंद हो यहाँ पर। इसलिए कोई पानी और कुछ चीज आपको बीच में नहीं मिलेगी। सुबह एक बार तुम्हें जो नाश्ता दे दिया है, उसके बाद शाम को जिस समय जेल में बंद होंगे उसी समय आपको खाने को कुछ मिलेगा, तब तक आप अपना काम करते रहिए और चुपचाप इस कोलू को खींचना शुरू कीजिए। सावरकर कहता, मेरे सामने मजबूरी के सिवाय कोई और समाधान नहीं था। मैंने फिर हिम्मत जुटा करके और कोलू खींचना शुरू किया। वो कहते हैं कि 2 और 3 चक्कर मैंने लगाए थे कि अचानक पश्चिम की तरफ से तेज हवा का झोंका आया और वो मेरे गाल के ऊपर इतनी जोर से टकराया जैसे मेरे मुंह के ऊपर किसी ने तमाचा लगा दिया। और जब वो इतना जोर से वो गर्मी की जो हवा का झोंका जो मुझे टकराया तो मुझे चक्कर आ गया और चक्कर आकर के मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मेरे सामने बिल्कुल ही कुछ और ही किस्म की तस्वीर उभरने लगी और मूर्छा की उस अवस्था में 2-2.5 मिनट तक मैं पड़ा रहा। उसके बाद जब मैंने आँख खोली तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो सिपाही जिससे मैंने पानी की प्रार्थना की थी कि भाई मुझे पानी पिला दो, मेरे होठ जो है सूख गए हैं, मेरा गला सूख गया है ताकि मैं अपना इस गोलू को खींच सकूं, वो सिपाही पानी के बदले मेरे नजदीक आकर के मेरे मुंह पर पेशाब कर रहा था। सावरकर कहता, उसको पेशाब करते हुए देख करके मेरे सामने अंधेरा छा गया कि क्या है ये जिंदगी, किस प्रकार की आजादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। इस प्रकार से पशुओं की तरह से पानी मांगने के बदले ये लोग हमारे होठों को गीला करने के लिए पेशाब से गीला करते हैं। इससे तो बदतर जिंदगी पशुओं की भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं नहीं कर सकता ये तो मानक है। और सावरकर कहता, मेरे मन में जो निराशा की बातें उठने लगी और बहुत ज्यादा अंदर से एक आग जैसे लग गई। उस समय मैं खड़ा होने लगा और मन में ये विचार आ रहा था कि इससे तो अच्छा यहाँ से बाहर निकल करके चले और बाहर जाकर के और तरीके से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा हद है। जिनकी कमजोरी के विचार मेरे अंदर आ रहे थे, सावरकर लिखता, उस समय मेरे सामने एक भव्य मूर्ति उपस्थित होती है। 6 फुट और 7 इंच का लंबा कद, भव्य व्यक्तित्व, ओजस्वी तेजस्वी चेहरा, उभरा हुआ सीना और मेरे सामने उपस्थित है। तो महापुरुष मुझे प्रेरणा करते हैं, सावरकर तुम्हारी इस समय परीक्षा की घड़ी है। इस कमजोरी में, इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में अगर तुम हार गए और तुम हार करके माफी मांग करके बाहर चले गए तो तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा आर्य समाज के इतिहास में और सदा के लिए तुम बदनाम हो जाओगे और भारत माँ की आजादी की जो आंदोलन की मुहिम चल रही है बंद हो जाएगी। ये सारा कलंक तुम्हारे माथे पर लग जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, और भी बड़े से बड़ी संकट और भी बड़े से बड़ा अपमान और उसका घूंट पीना पड़ सकता है
किंतु उससे घबराना नहीं, सावरकर खड़े हो जाओ और हिम्मत के साथ जो भी अपने अंग्रेज आपके ऊपर कर रहे हैं उनको आप सहन करने की हिम्मत पैदा करो। राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, इस मानवता के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम स्वार्थ से बहुत ऊपर उठे हुए हो, इसलिए हिम्मत जुटाओ और इस परिस्थितियों में कमजोरी मत आने दो। सावरकर लिखता है, जब वो विचारधारा मेरे सामने मुझे प्रेरित करने के लिए उपस्थित हुई, मैं खड़ा हो गया और कंधे में रस्सा डाल करके मैं दोबारा से अपने उस कोलू को खींचने लगा। और अगली 2 पंक्ति के बाद वो लिखते हैं, वो जो महापुरुष जिसने मुझे गिरने से बचा लिया, जिसने मुझे इतिहास में कलंकित होने से बचा लिया, वो कोई और नहीं था, आर्य समाज का प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश की आजादी के अंदर कितने ही नौजवानों को प्रेरित किया। महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं उनसे चंडी मंदिर के जंगल में जिस समय बैठक बुलाई गई थी वहां पर उनसे मिले। नाना फडणवीस मिले, तात्या टोपे मिले, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और आसपास के जितने छोटी छोटी रियासतों के मालिक थे, राजा थे, तो तमाम सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए और स्वामी दयानंद और स्वामी गिरिजानंद से प्रेरणा लेकर के उन्होंने आजादी का शंखनाद हमारे इस देश के अंदर फूंका। ये जो स्वर्णिम इतिहास का पन्ना है, हमारे लिए इससे बड़ा कोई और अधिक विरासत, इससे बड़ी ज्यादा धरोहर हो नहीं सकती।